फ्रेंड्स, मैंने एक पीजीटी के लिए सीरीज स्टार्ट की थी जो कि बेसिकली यूपी पीजीटी को बेस्ड करके मैंने बनाई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। आज भी मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, पीजीटी से ही रिलेटेड है, मगर वो थोड़ा सा अपग्रेडेड उसमें क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि वो केवीएस और एनवीएस से रिलेटेड है। केवीएस और एनवीएस की वैकेंसी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। हालांकि उसमें अभी कोई भी ऐसा नहीं है कि जो है आपकी वैकेंसी अभी आने ही वाली है। अभी आपके पास काफी टाइम है, लगभग समझिए ये साल तो आपके पास पूरा है, ठीक है। तो अगर आप एक एक टॉपिक आराम से भी पढ़ते हो तो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि कब वैकेंसी आएगी, कब उसमें एग्जामिनेशन होगा। जल्दी उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी। जैसे कि ट्वीट किया था पोखरियाल साहब ने, तो बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि केवीएस की वैकेंसी आने वाली है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि वैकेंसी आप जल्दी से जो वैकेंट सीट्स हैं उनको फिल करो, तो उसके ऊपर भी मैं अभी आपको बताऊंगी, जानकारी दूंगी कि क्या उसके अंदर चल रहा है, केवीएस के अंदर उन वैकेंसीज को कैसे फिल किया जाएगा, कैसे क्या होगा। तो पहले तो आज का हम ये जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं केवीएस और एनवीएस की सीरीज के लिए, वो है एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हमें क्या पता होना चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड है या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, राइट। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एरोमेटिसिटी को अप्लाई करेंगे, उसके लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हम एरोमेटिसिटी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हमें ये 3 कैटेगरीज में पढ़ना है: एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, राइट। तो पहले तो हम क्या देखते हैं ना, जब हमको अप्रोच करना होता है, हम बहुत सारा थ्योरी अभी तक तो पढ़ चुके हैं। आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा, आपने इंटर लेवल में भी पढ़ा होगा, आपने एमएससी में भी पढ़ा होगा, और जिनका कंप्लीट हो चुका होगा वो भी बहुत बार जो है इस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट बहुत बार पढ़ चुके होंगे। मगर आपको अप्रोच कैसे करना है, आज मैं यहाँ पे ये बताऊंगी कि जब आपके सामने कोई मॉलिक्यूल दिया होगा, कोई कंपाउंड दिया होगा, तो आपको क्या चीज पहले दिमाग में आनी चाहिए कि आपको क्या चीज उसको उस पर अप्लाई करना है, क्या चीज नहीं अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले तो जब हमारे पास कॉन्जुगेशन, जब हमारे पास कंपाउंड दिया होगा तो हम उसमें क्या देखेंगे कि जो हमारा कंपाउंड है क्या उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉन्जुगेशन उसमें प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। क्योंकि एरोमेटिसिटी के लिए जो हकल साहब थे, हकल जो थे सर, उन्होंने ये एक दिया था कि कॉन्जुगेशन मस्ट बी प्रेजेंट, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए और कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का क्या मतलब होता है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होने चाहिए, है ना। तो अगर कॉन्जुगेशन है या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या क्या कंडीशन होगी, हम पहले तो ये देखेंगे, ठीक है। तो अगर डीलोकलाइजेशन है तो क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकता है और एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है। और अगर डीलोकलाइजेशन नहीं है तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। तो पहले तो हम डीलोकलाइजेशन देखे, हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमारा डीलोकलाइजेशन है अगर, तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, और अगर नहीं है तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, वो नॉन एरोमेटिक ही होगा। तो यहां से तो हमको ये पता चल गया, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, हकल रूल को अप्लाई करके देखेंगे। हकल रूल को अप्लाई करने का क्या मतलब है, हमारा जो मॉलिक्यूल है वो साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, मोनोसाइक्लिक हो या बेंजोनाइड कंपाउंड हो, ठीक है ना। साइक्लिक का मतलब मोनोसाइक्लिक हो या बेंजोनाइड कंपाउंड्स हो, उसको कॉन्जुगेशन में होना चाहिए सिस्टम को, ठीक है। कॉन्जुगेशन का मतलब, मैं बार बार कॉन्जुगेशन बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग सोचेंगे कॉन्जुगेशन है क्या चीज। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हुआ, अगर इस तरीके से है ना हमारा कोई कंपाउंड है तो अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब पहले सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। अगर मान लो रिंग की बात की गई है, यहाँ पे तो हम एरोमेटिसिटी की बात कर रहे हैं, तो रिंग में ही होगा, साइक्लिक कंपाउंड ही होगा। तो देखिए क्या है, ये बेंजीन है ना, तो पहले सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, तो ये कॉन्जुगेशन हो गया, राइट। अब अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो क्या ये कॉन्जुगेशन में है, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। क्यों, क्योंकि सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, 2 सिंगल एक साथ आ गए, तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया जाए या नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया जाए तो ये कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। अभी ये क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम नेगेटिव चार्ज बना देते हैं, दे देते हैं इस कंपाउंड को, ये पॉजिटिव चार्ज होता है ये कंपाउंड, तो क्या होगा आपका, ये
कॉन्जुगेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। ये जो आपका नेगेटिव चार्ज होगा ये क्या होगा, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट देखिए करने लगा। अभी करने लगा तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, अब एंटी एरोमेटिक है या एरोमेटिक है ये हम कैसे निकालेंगे, ये अभी हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए हकल रूल को हमको अप्लाई करना है कब, जब हमारा सिस्टम मोनोसाइक्लिक हो या बेंजोनाइड हो। ठीक है, और हकल ने ये बोला कि कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर फॉलो कर रहा है तो हमारा कंपाउंड क्या होगा, हमारा सिस्टम क्या होगा, एरोमेटिक। और अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो क्या फॉलो करेगा, तब होगा हमारा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक। ओके, अब देखिए अगर हमारा सिस्टम बेंजोनाइड नहीं है तब हम क्या करेंगे, तब हमारे पास क्या होगा, हम देखिए यहां से समझ सकते हैं, मैंने ये एक समराइज्ड वे में लिखा हुआ है। अगर एरोमेटिक कंपाउंड होगा तो हम दो तरीके के रूल लगाएंगे, हकल रूल और क्रेक्स रूल। ठीक है, हकल रूल की अभी मैंने बात कर ली है, क्रेक्स रूल अभी हम बात करेंगे। राइट, हकल रूल के लिए क्या होनी चाहिए, इसेंशियल कंडीशन मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर होना चाहिए और बेंजोनाइड सिस्टम होना चाहिए, या तो बेंजोनाइड सिस्टम हो या मोनोसाइक्लिक हो। राइट, क्रैक्स रूल के बारे में अभी हम बात करेंगे, मगर वो कब लगाएंगे, जब पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजोनाइड सिस्टम हो। ठीक है, अब एंटी एरोमेटिक के लिए भी हम हकल रूल ही लगाएंगे। हकल रूल का मतलब क्या हुआ, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, और नॉन एरोमेटिक के लिए हम क्रैक्स रूल लगाएंगे। मतलब क्रैक रूल से दो चीजें निकल के आएंगी, एक तो एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं, और दूसरा नॉन एरोमेटिक। और हकल रूल से एरोमेटिक निकलेगा और एंटी एरोमेटिक निकलेगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको, दोनों ही रूल्स में क्या क्या अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, दोनों में से क्या क्या निकल के आएगा। ठीक है, हकल रूल हमने पढ़ लिया। अब हम आगे मूव करते हैं, ये मैंने कुछ कंपाउंड लिए हुए हैं, इन्हीं में हम अप्लाई करेंगे कि क्रैक रूल कैसे लगाना है और आपको हकल रूल कैसे लगाना है। ठीक है, नॉन बेंजोनाइड सिस्टम का क्या मतलब हो गया, जैसे कि अगर हम ये बात करें ना, यहाँ पे मैंने अभी आगे दिया हुआ है, कंपाउंड बनाया है, अभी आगे बात करेंगे, फिलहाल तो अभी हम ऐसे ही बात करते हैं, हकल रूल को फॉलो करके चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, दो तरीके के लोन पेयर हैं। राइट, इस ऑक्सीजन पे अब आप कहोगे लोन पेयर तो हम इलेक्ट्रॉन को गिनते हैं, लोन पेयर को हम एक इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में गिनते हैं ना, कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए लोन पेयर में। तो यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन क्या कितने हो गए, 8 हो गए। मगर ऐसा नहीं है, एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक जो लोन पेयर है, वो क्या है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, और एक क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। राइट, तो जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो लोन पेयर क्या है, फ्री है, और जो फ्री है वही डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, वही कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। राइट, तो जो ये वाला लोन पेयर है वो क्या करेगा, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और अगर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। राइट, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हो गया, हकल रूल को फॉलो कर रहा है। हकल रूल को फॉलो कर रहा है मतलब क्या हुआ, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए अगर एरोमेटिक है। अगर हम 4 × 1+2 निकाले तो क्या आएगा, 6 आएगा, और यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि हकल रूल को फॉलो कर रहा है। हकल रूल को फॉलो कर रहा है मतलब क्या हुआ, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। राइट, अब अगले सिस्टम में चलते हैं। अगले सिस्टम में देखिए क्या है, ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है। तो लोन पेयर का मतलब ये नहीं कि जहां भी लोन पेयर आपने रिंग के अंदर देखा तो आप समझ गए कि ये कॉन्जुगेशन में, जो रिंग में होगा वो हर टाइम कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं बनेगा। इस कंपाउंड को देने का मेरा मतलब ये था। ठीक है ना, और जब इस तरीके के कंपाउंड होंगे तो कुछ एक्सेप्शनल केस को छोड़ के केवल हम पेरिफेरी वाले जो डबल बॉन्ड होंगे हम उनको ही काउंट करेंगे, उन्हीं पाई बॉन्ड्स को काउंट करेंगे, सारे पाई बॉन्ड्स को काउंट नहीं करेंगे। राइट, अच्छा आपके लिए ये एक ट्रिक है कि जितने भी पेरिफेरी पे कार्बन होंगे ना, आप उतना गिन लो, उतने ही आपके पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि ये आपने देखा यहाँ पे ये वाला जो कंपाउंड है ये हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बनाए, तो इस तरीके से दोनों को लिख सकते हैं, कभी ये भी दे सकता है, कभी ये भी एग्जामिनर दे सकता है। राइट, अब हम अगर टोटल इलेक्ट्रॉन देखें, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है, क्या ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, देखते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब हम पेरिफेरी पे कार्बन गिनते हैं, भाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12 टोटल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12 है, और पाई बॉन्ड कितने थे, 6 थे, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम 12, अब हमको ये निकालना है कि एरोमेटिक है, ये तो पता चल गया कि हकल रूल फॉलो कर रहा है, यहाँ पे क्रैक्स रूल तो फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। हम हकल रूल लगा के देख लेते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर हम इसको इस पे लगाएंगे तो क्या ये 12 आएगा, कहीं से भी 12 नहीं आएगा, केवल 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ही आएगा। क्यों, क्योंकि अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया, ठीक है। अब जो है अगर हम यहाँ पे क्रैग रूल भी लगाते हैं, क्रैग रूल हम क्या लगाएंगे, कब लगाएंगे, जब हमको ये निकालना होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड है या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि वो एंटी एरोमेटिसिटी को डिफाइन नहीं करता, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको हकल रूल लगाना है, क्रैग रूल नहीं लगाना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारा ये सिस्टम है, यहाँ पे भी देखिए बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। हम पेरिफेरी के कार्बन गिन लेते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल कितने हो गए, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सबसे इजी ट्रिक है, आप पेरिफेरी के कार्बन को गिन लीजिए, आपको टोटल पाई इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, कितने आपके टोटल पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 14 है, यानी कि अगर हम 12 में 2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, हमारा 14 आ जाएगा। यानी कि कौन सा आपका रूल फॉलो कर रहा है, हकल रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका एरोमेटिक हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमें कोई भी सिस्टम मिलेगा, हम सबसे पहले देखेंगे कि sp3 तो वहां पे प्रेजेंट नहीं है। अगर sp3 प्रेजेंट है तो बिल्कुल वहां पे रुक जाएंगे, क्योंकि sp3 प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि आपका सिस्टम प्लेनर नहीं रह गया। अगर प्लेनर नहीं रह गया तो आपका सिस्टम एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक तो नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस सिस्टम में आप देखिए यहाँ पे sp3 तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, या तो sp2 होगा या sp होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जो है ये इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ना होता तो ये कार्बन क्या होता, sp3 होता, ठीक है ना। यानी कि ये सिस्टम क्या प्लेनर है, प्लेनर का मतलब ये रूल, हकल रूल को फॉलो कर रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को, तो क्या हो गया, ये एरोमेटिक हो गया। ऐसे ये नेगेटिव चार्ज वाला है, ये भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, यहाँ पे टोटल कितने थे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे कितने थे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यहाँ पे कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 का मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव का मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता वहां पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव का मतलब वहां पे एक्स्ट्रा है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव है। तो आप पाई बॉन्ड में जो नेगेटिव चार्ज होता है वो भी इलेक्ट्रॉन के जैसे ही काउंट होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए टोटल कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एरोमेटिक हो गया। ये 4 पाई था, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये एंटी एरोमेटिक हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है, तो क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। अब इसको देखिए ट्रोपोलियम कैटायन को, ये देखिए क्या है यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, हकल रूल को फॉलो कर रहा है। ये जो सिस्टम है ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है ना। तो अगर ऐसे हाइब्रिड फॉर्म में दे तो इस तरीके से आपको तब भी समझ जाना है कि ये ट्रोपोलियम कैटायन है, और इस तरीके से दे तो भी आपको समझ जाना है, राइट। अब यहाँ पे देखो ये आपका सिस्टम है 5 मेंबर रिंग है। अब इस वाले कार्बन पे क्या है, ये sp3 है। sp3 का मतलब ये प्लेनर नहीं है, ये एनवेलप शेप में होता है। एनवेलप शेप का मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं होगा, कॉन्जुगेशन नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या है, आपका ये सिस्टम दिया हुआ है। अब देखिए इसमें आपको ये एक कंपाउंड के फॉर्म में दे दिया है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पे ये जो है एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो क्या करोगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है ऑक्सीजन, आप उसको क्या कर सकते हो, वहां पे जो बॉन्ड है वो शिफ्ट करके देख सकते हो। जब आपने ये बॉन्ड शिफ्ट किया तो क्या हुआ, जहां से किया वहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जहां पर एरो जा रहा है वहां पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन आ गए। तो जहां से जा रहा है उस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही होल्ड करके रखता है इलेक्ट्रॉन को, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ही आएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, कैसा ये सिस्टम हो गया, अगर हम इस सिस्टम को देखें तो कैसा हो गया, एरोमेटिक। क्यों, क्योंकि ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, राइट। इस सिस्टम को देखते हैं, यहाँ पे एक्सो डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे बाहर की तरफ डबल बॉन्ड है,
तो अब इसको भी ब्रेक करके दोनों कंडीशन में देख लेते हैं। अगर इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ये बनेगा, और अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो ये कंपाउंड बनेगा। तो किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है भाई? कोई भी सिस्टम होता है वो क्या बनना चाहता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, कोई भी सिस्टम होता है वो क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो अगर एक तरफ से मूव होने पे अगर वो एरोमेटिक बन रहा है, दूसरी तरफ से नॉन एरोमेटिक, तो पॉसिबिलिटी किसकी होगी? जहां से स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जहां से एरोमेटिसिटी ज्यादा होगी। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी है। बॉन्ड किस तरफ शिफ्ट होगा, ऊपर, अपर साइड। ओके, अब इसको देखते हैं हम 4 मेंबर रिंग के लिए। इसको इस तरीके से भी दे सकता है, इस तरीके से भी दे सकता है। अब यहाँ पे दोनों कैटायन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, कैटायनिक फॉर्म में दिया हुआ है ये कंपाउंड। अब कैटायनिक का मतलब ये है कि ये कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन का पार्ट है, यानी कि ये प्लेनर है, sp2 है या sp है, sp3 तो नहीं है। तो क्या होगा, ये क्या सिस्टम हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से भी आ जाता है, कभी कभी रिएक्शन के फॉर्म में भी पूछ सकता है एग्जामिनर। ये स्क्वेरिक एसिड है, ये H2SO4 के ही समझिए इक्वल होता है, इसकी एसिडिटी जो होती है। ठीक है, तो अगर इस तरीके का कंपाउंड आता है तो आप क्या करोगे, यहाँ से प्रोटोनेशन कर दिया, हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, हाइड्रोजन रिमूव किया तो आप रेजोनेंस दिखा सकते हो, कॉन्जुगेशन दिखा दिया आपने कि यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकता है, राइट। तो जब कॉन्जुगेशन आप दिखाओगे तो इस तरीके का कंपाउंड बनेगा। अब आप निकाल सकते हो कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है, यानी कि यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, तो कंपाउंड क्या होगा आपका, एरोमेटिक। ठीक है, अब आगे हम स्टेबिलिटी देख लेते हैं। स्टेबिलिटी मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है कि अगर आपके पास एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, तो प्रेफरेंस किसको दोगे? अगर आपके पास एरोमेटिक है तो आप एरोमेटिक को ही दोगे। अगर आपके पास नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में से कोई आ जाता है तो प्रेफरेंस किसको दोगे, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से ज्यादा जो है वो स्टेबल है, एंटी एरोमेटिक लेस स्टेबल होता है। ठीक, हाईली स्टेबल कौन सा होता है, एरोमेटिक। ठीक है, अब यहाँ पे और भी मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। ठीक है, ये तो आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है 4 मेंबर रिंग का। ये जो है डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, कौन से सिस्टम को फॉलो कर रहा है, 4n। ठीक है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को, यानी कि क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। ऐसे ये भी है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एंटी एरोमेटिक हो गया। ये भी क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी एंटी एरोमेटिक हो गया। अब देखिए 5 मेंबर यहाँ पे है, कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है, हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने 3 मेंबर के लिए किया था। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये क्या है, कॉन्जुगेशन में हो गया, मगर ये कौन सा सिस्टम है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, राइट। अब देखिए यहाँ पेंटिलिन लेते हैं। ये डबल बॉन्ड हम क्या कर सकते हैं, ये डबल बॉन्ड हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो क्या आपका आ जाएगा, कितना मेंबर बन जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जब शिफ्ट होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब क्या हो गया, आपका कंपाउंड एरोमेटिक हो गया, राइट। अब ये वाला जो कंपाउंड है आपका, इसमें देखिए ये जो आपका लोन पेयर है, ये क्या होगा, कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या हो गया, लोन पेयर और ये दोनों, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, राइट। अब यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो टोटल कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, ये पिरिडीन है आपका। अब यहाँ पे वही मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ कि जो है एक जो होगा वो पार्टिसिपेट करेगा कॉन्जुगेशन में, एक पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ड्यू टू एक जो है वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है और एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो अभी सेम ही है कंपाउंड जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ पे देखिए ये कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये टोबोरियम के टाइम हम लोग पढ़ चुके हैं कॉन्जुगेशन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक, ये आपका इस तरीके से है, ये भी क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, किसको फॉलो कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन को, यानी कि किसको फॉलो कर रहा है, एंटी एरोमेटिक को। ठीक है, एंटी एरोमेटिक को फॉलो कर रहा है। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट है। ठीक है ना, देखने में तो हमको क्या लग रहा है, ये
इसका वो है कंपाउंड आपका 4 मेंबर रिंग है। 4 मेंबर रिंग में कितने डबल बॉन्ड होंगे? 2 डबल बॉन्ड होंगे। मगर यहाँ पे क्या होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि मेटल अटैच हो जाता है। जो आयरन मेटल होता है उसकी क्या टेंडेंसी होती है, वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है ना, क्योंकि उसको अपने आप को डाई कैटायनिक फॉर्म में लाना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा, जब शिफ्ट करेगा तो इस तरीके से कुछ बनेगा, नेगेटिव हो या पॉजिटिव। फिर क्या करेगा, जब आयरन अटैक करेगा तो आयरन क्या करेगा, यहाँ से अपने आप को पॉजिटिव बना लेगा और इसको क्या दे देगा, नेगेटिव चार्ज दे देगा। नेगेटिव चार्ज जब दे देगा तो ये कितने मेंबर बन जाए, ये मेंबर तो उतनी ही रहेगी, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, ये एरोमेटिक बन जाएगी रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉट आ गया। कॉट जो है वो 8 मेंबर रिंग होती है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि किसको फॉलो कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप गलत हो जाते हो, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्लेनर नहीं है भाई, ये भी तो कंडीशन है कि सिस्टम प्लेनर होना चाहिए। sp2sp तो है, लेकिन sp2sp ये जो है ये प्लेनर नहीं रहता, क्योंकि जब कंपाउंड जो हमारा सिस्टम बड़ा हो जाता है, आप बहुत बड़ी सी जो है चेन एक बना लो, तो क्या वो सीधी रहेगी, प्लेनर रहेगी? नहीं ना कहीं से तो वो मुड़ जाएगी। आप बहुत सारी पाइपों को जोड़ लो और सोचो कि वो सीधी सीधी जैसे हम जोड़ते जा रहे हैं वो वैसे ही बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा ना कहीं से वो ट्विस्ट हो जाएगी। तो ये जो कंपाउंड होता है ये क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ी रिंग हो जाती है, इसलिए वो प्लेनर नहीं रह पाती, प्लेनरिटी उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये किस तरीके से होता है, टब शेप होता है, टब शेप होता है। ठीक है ना, नॉन प्लेनर हो जाता है, नॉन प्लेनर होने की वजह से ये क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। राइट, अब हम आगे देखते हैं। देखो ये क्या है, आ गया आपका वाला कंपाउंड जो नॉन बेंजोनाइट हम लोगों को क्रैग रूल लगाना था। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पे क्रैग रूल लगाएंगे। देखिए ये जो है आपका 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, पॉलीसाइक्लिक है, नॉन बेंजोनाइट सिस्टम है। ठीक है, अब यहाँ पे हकल रूल तो नहीं आने वाले, तो क्या करेंगे हम यहाँ से एक्सिस पास करेंगे। एक्सिस का मतलब क्या हुआ, हम एक लाइन बनाते हैं। भाई जिसने ग्रुप थ्योरी पढ़ी होगी उसको तो एक्सिस का मतलब समझ में आ रहा होगा, C2 रोटेशन देंगे और कैसे क्या करना है आपको समझ में आ गया। लेकिन एक जनरलाइज वे में जो जिन लोगों का काफी टाइम हो गया है छूटे हुए, उन लोग ग्रुप थ्योरी वो नहीं टच में उनका, तो ये समझिए कि अगर हम इस कंपाउंड को यहाँ से एक लाइन पास कर रहे हैं, ठीक है ना, पहली बात तो ये सिमेट्रिकल है, हमें ये देखना है कंपाउंड कहाँ से हमारा सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब हमारा जो कंपाउंड है हम काटें तो बराबर 2 भागों में बट जाए। तो अगर हम यहाँ से काट रहे हैं इस कंपाउंड को तो भी हमारा बराबर से कट रहा है, अगर हम यहाँ से काट रहे हैं तो भी देखिए हमारा बराबर से कंपाउंड कट रहा है। राइट, तो हम चाहे यहाँ से C2 एक्सिस पास करें या यहाँ से करें, बात वही है। अब देखिए अगर हमने यहाँ से रखा और हमने इसको रोटेट किया, अगर हमने यहाँ से रखा और इसको ऐसे करके रोटेट, मतलब हमारा ये कंपाउंड है, हमने इसको ऐसे रोटेट किया, जब हम इसको यहाँ पे रख के ऐसे रोटेट करें तो हमें वापस से वही चीज मिल रही है। आप इमेजिन करके देखिए यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे एक आप ना स्केल रख रहे हो या कोई पेन रख के, ये आपके हाथ में मॉलिक्यूल है मान लो, और आप इसको रोटेट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, ये वापस से ही वही लौट के आ रहा है। जब आप इसको 180 रोटेट कर रहे हो, C2 रोटेशन का मतलब 180 अंश पे आपने घुमा दिया इसको, तो ये जो कार्बन है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला कार्बन यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो होता क्या है, जब आप C2 एक्सिस पास करते हो तो जितने इसमें इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं ना, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 है, मान लो 4 पाई बॉन्ड है। 4 पाई में से जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे आप एक घटाते हो। अगर ऑड आता है, जैसे यहाँ पे 3 आ गया, ये ऑड है। अगर ऑड होता है, अगर जितने आपके जो बॉन्ड है, n बॉन्ड है मान लो, और आपने उनको लिखा -1 किया, अगर आपका ऑड आ रहा है तो क्या होगा, इवन आ रहा है तो क्या होगा, अगर ऑड आ रहा है तो आपका क्या होगा, नॉन एरोमेटिक, और अगर इवन आ रहा है तो क्या होगा, एरोमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका क्या है, चार आपके बॉन्ड है ना, 4 में से 1 घटाया कितना है, 3 है, 3 आ गया। 3 का मतलब ये क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, ऑड का मतलब क्या हो गया, ये नॉन एरोमेटिक हो गया। राइट, तो ये भी आपका खत्म हुआ। यहाँ पे आपको क्रैग रूल आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत शॉर्टली समझाया है, मगर आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि n जितने बॉन्ड दिए हुए उनमें से 1 घटाना है, 1 घटाने पे जो भी आता है आपका ऑड अगर आता है तो नॉन एरोमेटिक होगा, इवन आएगा तो एरोमेटिक होगा। ठीक है, अब आगे कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन को ध्यान से ये देखना है, क्योंकि वहां पे तो सब मिसलेनियस होंगे, आपको नहीं समझ में आएगा कौन एरोमेटिक का कौन नहीं, लेकिन आपको ये देखना है, ये स्टेबिलिटी तो आप समझ ही सकते हो ना, स्टेबिलिटी के फैक्टर तो अप्लाई कर सकते हो कि कैसे स्टेबिलिटी देखना है। तो वहां पे आपको ये देखना है, जहां पे कंपाउंड अगर एरोमेटिक का है, एरोमेटिक वहां पे गेन कर रहा है, तो हमको ये देखना है जहां पे एरोमेटिसिटी गेन हो रही है पॉसिबिलिटी वहीं की होगी। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हम देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमिनेट H2 गैस। ठीक है,
जब हम कोई भी मेटल डालते हैं तो क्या होता है, मेटल अपने आप को पॉजिटिव बनाता है और उस कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन दे देता है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या हो रहा है, वहां से हाइड्रोजन रिमूव होंगे या बॉन्ड रिमूव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन रिमूव होने की पॉसिबिलिटी है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे H2 यहाँ पे नहीं रिमूव होगा, यहाँ पे बॉन्ड रिमूव होगा, ठीक है। जब यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव क्रिएट होगा। जब यहाँ पे मेटल जाएगा अपने आप को कैटायन लाने के लिए तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से तो H2S गैस नहीं निकल रही है, ठीक। अब यहाँ पे आके देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो कंपाउंड है आपका हाइड्रोजन देगा कि नहीं देगा। जब यहाँ पे पोटेशियम ने अटैक किया तो क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, एक H निकल जाएगा। एक H निकलेगा तो यहाँ पे ये क्या होगा, अभी ये क्या था, नॉन एरोमेटिक था, नॉन एरोमेटिक से आपका क्या बन रहा है, एरोमेटिक बन रहा है, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। और क्या निकला आपका H2, आपका हाइड्रोजन एक ही तो निकला, लेकिन आपको क्या दिखाना है, H2 दिखाना है। तो आपने क्या लिखा, हाफ H2, एक हाइड्रोजन निकला है लेकिन आपको H2 दिखाना है, तो हाफ H2 लिख सकते हैं ना। तो ये जो आपका कंपाउंड था ये आपका हाइड्रोजन देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर एंटी एरोमेटिक। अब इसमें बताना है दोनों जो है, आपको इसमें ये देना है, प्रेफरेंस देनी है कि दोनों ही एंटी एरोमेटिक है, कौन सबसे ज्यादा एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो ये सिस्टम देखिए आपका, ये भी है एंटी एरोमेटिक है, ये भी एंटी एरोमेटिक है, ठीक है ना। ये भी 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, ये भी। लेकिन आप देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि ये तो साइज में छोटा है, ये साइज में बड़ा है। जो साइज में छोटा होगा वो हर समय नॉन प्लेनर बना रहेगा, उसकी एंटी एरोमेटिसिटी हमेशा बनी रहेगी क्योंकि उसकी प्लेनरिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन जो साइज में बड़े होते हैं, अभी मैंने पहले भी बताया कि वो हर समय अपनी प्लेनरिटी को, मतलब अगर नॉन प्लेनर है तो वो हर समय नहीं बने रह सकते, है ना। तो वो जब अगर नॉन प्लेनर हर समय नहीं बना रहेगा तो क्या होगा, उसका जो नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, जो आपका क्या होगा, बिगर सिस्टम है इसलिए बिकम नॉन प्लेनर, सो अटेन सम नॉन एरोमेटिसिटी जो है करेक्टर उसको गेन करेगा टू अटेन सम स्टेबिलिटी, है ना। क्यों, क्योंकि आपने स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ा हुआ था कि एंटी एरोमेटिक से ज्यादा कौन स्टेबल होता है, नॉन एरोमेटिक। तो ये सिस्टम तो क्या है, थोड़ा सा बड़ा है तो ये सोचेगा कि हमें एंटी एरोमेटिक से अगर हम नॉन एरोमेटिक को जो है प्रेफरेंस दे सकते हैं तो क्यों ना हम अपनी जो हमारी प्लेनरिटी है हम उसको लूज करें और जो है नॉन प्लेनर बन जाए, ताकि हमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी हम गेन कर लें। यहाँ पे क्या है, ये हमेशा जो है नॉन प्लेनर नहीं बनेगी, यहाँ पे तो प्लेनरिटी रहती है क्योंकि छोटा सिस्टम है, इसलिए एंटी एरोमेटिक रहेगा। एंटी एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन है, प्लेनरिटी रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लेनर रहता है, ये नॉन प्लेनरिटी की तरफ जाता है, इस वजह से, क्योंकि इसको क्या गेन करना है, नॉन एरोमेटिसिटी थोड़ी सी चाहिए ताकि ये क्या बन जाए, नॉन एरोमेटिक की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है एंटी एरोमेटिसिटी से, इस वजह से ये नॉन एरोमेटिक बनना चाहता है। तो नॉन एरोमेटिक अगर ये बनना चाहता है तो क्या होगा, इसका जो है एंटी एरोमेटिसिटी करेक्टर कम हो जाएगा ना, तो ज्यादा किसका होगा, पहले वाले का, ठीक है। पहले वाले का एंटी एरोमेटिसिटी करेक्टर ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी की बात की जाए तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, सेकंड वाले की। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, सेकंड वाला क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया, ठीक है। तो मैंने दोनों ही चीजें लिख दी हैं, डोंट कंफ्यूज, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन लगती है तो कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस पर क्वेश्चन ये पुट आउट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं, कुछ एनिलीन्स मैंने ली हुई हैं। एनिलीन्स जो है उनको हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो सिस्टम है ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब ये सिस्टम थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी है, ये हकल रूल को भी फॉलो कर रहा है, फिर ये नॉन एरोमेटिक क्यों है। अभी मैंने बताया जैसे जैसे सिस्टम बड़ा होगा वैसे वैसे वो अपने प्लेनरिटी को क्या कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या करेंगे, रिपल्शन आपस में क्रिएट करेंगे। जो कैविटी है, ये कैविटी जो है यहाँ से क्या करेगा, ये हाइड्रोजन आपस में रिपल्शन क्रिएट करेंगे। जब रिपल्शन होगा तो क्या होगा, ये प्लेनर नहीं रह पाएगा, है ना, नॉन प्लेनर हो जाएगा। नॉन प्लेनर होने की वजह से क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। अब ये समस्या आई कि भाई अगर ये नॉन प्लेनर है और 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो इसको प्लेनर कैसे इसको प्लेनरिटी दी जाए, कैसे एरोमेटिक कंपाउंड बनाया जाए। तो इसकी 3 कंडीशन थी, या तो साइक्लाइजेशन कर दिया जाए इस कंपाउंड का, या तो ब्रिजिंग कर दी जाए, या डिहाइड्रोजिनेशन कर दिया जाए, ठीक है। अगर साइक्लाइजेशन करते हैं तो एरोमेटिसिटी आ जाएगी,
ब्रिजिंग करते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर हम ये जो है हमारा सिस्टम, अगर हम इसको बांध देते हैं तो भी जो है हमें क्या मिल जाएगा, एरोमेटिसिटी मिल जाएगी। और अगर हम डिहाइड्रोजनेशन डबल बॉन्ड लगा देते हैं, डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं, तो भी हमारा सिस्टम प्लेनर हो जाएगा, फिर वो ट्विस्ट नहीं ज्यादा कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो X है वो C कार्बन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का ही एक उदाहरण है एजुलीन। ठीक है, एजुलीन, ये जो एजुलीन है वो लेस स्टेबल होता है किससे, नेफ्थलीन से। नेफ्थलीन भी जो है, नेफ्थलीन का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये होता है, ये नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये इस तरीके से, इसमें भी देखो क्या है, ये नेफ्थलीन का ही तो है, ये भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला स्टेबल होगा, नेफ्थलीन। ठीक है, अब देखो जो एजुलीन है ना, इस पे भी क्रैक रूल आप फॉलो कर सकते हो। अगर हम यहाँ से एक्सिस, यहाँ इसमें देखो नहीं फॉलो कर सकते क्योंकि यहाँ से सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन यहाँ से तो सिमेट्रिकल है ना, तो आप यहाँ से C2 एक्सिस पास करोगे। अब C2 एक्सिस पास करोगे तो देखो कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 5 से आप एक माइनस करो, कितना आएगा, 4 4 क्या है, इवन है, इवन का मतलब क्या आ गया, एरोमेटिक। तो हमारा कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक। ठीक है, ये छोटी सी यहाँ पे बात बताइए कि जो इसमें अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करोगे तो कौन सी रिंग देगी, ये छोटी वाली रिंग जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देती है। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं, आगे भी कुछ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स रिएक्शन विद RLI। ठीक है, जो आपका ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट है वो अगर रिएक्ट करता है तो क्या देता है। ठीक है, अच्छा RLI जो है वो अनपोलिंग शो करता है, यानी कि जो मेटल होगा वो पॉजिटिव और जो ये आपका एल्काइल ग्रुप है वो क्या होगा, निगेटिव। एंड यहाँ पे क्या होगा, जो आपका एल्काइल ग्रुप है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकाल लेगा, हाइड्रोजन को निकाल लेगा, यहाँ पे